सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय की तैयारी आपको करा रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने यहाँ पे 2 क्लास में 80 प्रश्न जो है वह कर लिए हैं। आपको पूरा सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको याद भी हो जा रहा है, साथ साथ इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब ये जो लास्ट पार्ट है आपका बहुविकल्पी का, ये तीसरा पार्ट है और इसमें आपका पूरा जो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है 119 प्रश्न है, सभी यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्यूटर के सामने का जो लिंक है उसको आप क्लिक करिएगा। वहां से जाकर के आप सभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं कंप्यूटर की सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग इससे आगे 80 नंबर प्रश्न के आगे 81 नंबर प्रश्न से देखेंगे और आप लोग खुद से पहले ऑप्शन बताने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, 81 है, आउटलुक एक्सप्रेस है। अब आउटलुक एक्सप्रेस देखिए एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के साथ आता था, जो ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर और एड्रेस बुक इन सभी का काम करता था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन द उपयुक्त सभी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 82 है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो देखिए शैक्षिक कार्यक्रमों मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन का कौन सा शैक्षिक चैनल है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वह सोनी है या ज्ञान दर्शन है या परिवर्तन है या कृषि दर्शन है। तो देखिए आपने देखा होगा जो रेडियो के चैनल होते हैं उसमें लास्ट में वाणी लगा होता है, और जैसे आकाशवाणी, ज्ञानवाणी, हाँ, और जो दूरदर्शन के सरकारी चैनल हुए, दूरदर्शन के जो चैनल हुए टीवी पे जो आते हैं उनके पीछे लगा होता है दर्शन। तो अब देखिए शैक्षिक मतलब पढ़ाई लिखाई का मतलब आप ज्ञान से समझिए और दर्शन का मतलब आप समझिए टीवी। तो ज्ञान दर्शन यह चैनल आता है, शैक्षिक दूरदर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, सीडी रोम का पूरा नाम है। तो सीडी का नाम देखिए, सीडी मतलब होता है आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये सीडी का फुल फॉर्म, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये गलत है। कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये भी गलत है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन सा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 84 है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो इंटरनेट पे जो लोग सीधे लाइव बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चैटिंग। तो ऑप्शन द जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। संचार की जो प्रक्रिया होती है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके मूल तत्व क्या क्या होते हैं। सूचना होती है, उसमें स्रोत होता है, प्रसारण एवं प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे ये सभी होते हैं संचार, कम्युनिकेशन। जब आप कोई चीज किसी के पास भेज रहे हैं, कोई सूचना, तो उसमें सूचना होगी और उस सूचना का स्रोत होगा जहां से आप भेज रहे होंगे, और उसका प्रसारण किया जाएगा और किसी रिसीवर के द्वारा उसकी प्राप्ति की जाएगी। तो यहाँ पे ये सभी मूल तत्व हैं, तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 86 है, संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं या उपयुक्त सभी। अब देखिए संचार, कम्युनिकेशन, दो संस्थाओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के समूह या कुछ समूहों के बीच में जो संचार, और दो कंप्यूटरों के बीच में जो संचार होता है उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। भौतिक बाधाएं, या तो
कुछ चीजें मान लेते हैं नहीं होंगी, संसाधन का अभाव हो सकता है, या फिर भौतिक चीजें बाधाएं बन सकती हैं। इसी तरीके से व्यक्तिगत मतलब किसी के पास मान लेते हैं पैसे की कमी हो, या किसी समाज में किसी चीज को अच्छा ना माना जा रहा हो, या ऐसी चीजें मनोवैज्ञानिक बाधाएं ये भी कारण बनती हैं। और कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है कि एक भाषा का दोनों पक्ष का जानना जो होता है वह जरूरी होता है, तो भाषा संबंधी बाधाएं भी आ सकती। तो ये सभी संचार की बाधाएं हैं, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। अब देखिए संवाद मतलब कोई बातचीत चल रही है और प्राप्तकर्ता जो उस संवाद को सुन रहा है संवाद का अर्थ लगाता है। मतलब मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो आप किस आधार पे उस बात को समझोगे, उसका अर्थ कैसे निकालोगे? अनुभव के आधार पे, योग्यता के आधार पे, सुविधा के आधार पे, या उपर्युक्त सभी के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे जितना आपका अनुभव होगा, जितना अभी तक आपने ज्ञान प्राप्त किया होगा, और जितना जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूं तो उसमें भी आपका अनुभव जो होगा उसी हिसाब से आप मेरी बातों का संवाद का अर्थ निकालोगे, और आपकी योग्यता जितनी होगी। अब किसी 5th क्लास के बच्चे को मैं ये क्लास अटेंड करने को बोल दूं तो वो उतना नहीं समझ पाएगा जितना आप समझ रहे हो, तो ये भी योग्यता भी मैटर कर गया। इसके बाद देखिए सुविधा के आधार, अब जैसी आपकी सुविधा होगी उसी आधार पे आप उसका अर्थ निकालोगे। ठीक, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी के आधार पे जो संवाद प्राप्त करता है वह अर्थ निकालेगा, तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, यानी कि आईसीटी का लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो संसाधनों के संवहन में सहायक। अब देखिए आईसीटी के माध्यम से ये भी होता है कि कुछ संसाधन जो प्रयोग में नहीं आ रहे होते वो भी आ जाते हैं, और संसाधनों का जो उपयोग होता है, जो समन्वय होता है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वह सही हो जाता है। ठीक है, तो ये संसाधनों के समन्वय में सहायक होता है। और उसके बाद देखिए उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव, जब किसी के कांटेक्ट में आप रहोगे और सारी चीजें साझा करोगे तो उसे अपने उत्तरदायित्व की भी जो भावना होगी वह उसके अंदर डेवलप होगी। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे आ व बा दोनों यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सा जो है यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा में तो उपग्रह का प्रयोग किया ही जाता है। उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट का प्रयोग जो है वह उपग्रह में करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई जो है वह दूर बैठा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा सही हो जाएगा। और प्राथमिक शिक्षा में देखिए बहुत उपग्रह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से परंपरागत शिक्षा में भी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है वह सबसे सटीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन आ। दूरस्थ शिक्षा में जो है वह उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, या उपर्युक्त सभी। अब आप ये समझिए कि जो आप लाइव टीवी देखते हो, कोई वीडियो देखते हो ऑनलाइन, तो वह उपग्रह के द्वारा संचालित किया जाता है, या दूरदर्शन जो टीवी आप देखते हो वह भी उपग्रह के द्वारा संचालित किया जाता है। और इंटरनेट जो है वह आप केबल के द्वारा आपके घर पे आती है, या फिर सीधे आप देखते होगे कि आपके छत पे एक एंटीना लगा रहता है, एक रिसीवर लगा रहता है, उसके द्वारा जो इंटरनेट है वह आपका चलता है। तो वह रिसीवर क्या है, वह रिसीवर जो है वह एक टावर से लेता है, और टावर जो है वह सैटेलाइट से। तो इस तरीके से इंटरनेट भी क्या है, एक उपग्रह द्वारा संचालित होता है। यहाँ पे सभी जो है वह उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, ई कॉमर्स है अंतरराष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर में ना मिलने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय,
या कंप्यूटर से संबद्ध उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय। तो अब देखिए ई कॉमर्स में देखिए जो भी ऑनलाइन सुविधाएं या सामान जिसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आप खरीद सकते हो। आप ऑनलाइन चीजों को खरीद सकते हो या ऑनलाइन कोई सर्विस आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सबसे सटीक उत्तर है, इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय जो है वह ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स का मतलब आप समझते ही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ऑनलाइन आप खरीदारी करते हो, कोई सर्विस प्राप्त करते हो, जैसे कुछ आपका घर का सामान खराब हो गया तो आपने मैकेनिक बुलाया, या फिर ऑनलाइन कोई आपने होटल बुक कर दिया या ऑनलाइन जो टिकट बुक कर दिया, तो ये सारी जो हैं ये सेवाओं का आदान प्रदान, ये सारी चीजें क्या है, या कोई मूवी टिकट बुक कर दिया, तो ये सभी ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं? तो सूचना, आप सोचिए खुद, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, इसको क्या कहा जाता है? संचार, कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 93 है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। देखिए सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। किसके साथ सूचना का प्रसारण और प्राप्ति दोनों एक साथ संभव है, यह पूछना चाह रहा है। तो सिंप्लेक्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि एक ही तरफ से सूचना जाती है। हाफ डुप्लेक्स में जो तो देखिए सूचना जाती भी है, आती है, लेकिन एक साथ केवल या तो जाएगी या तो केवल आएगी। ठीक, और फुल डुप्लेक्स में देखिए सूचना जाती भी है और सूचना आती भी है। तो ये फुल डुप्लेक्स में सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ फुल डुप्लेक्स के साथ संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, प्रसार भारती का गठन हुआ। तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ वह आप लोग बताइए कमेंट करके। देखिए प्रसार भारती का गठन हुआ 23 नवंबर 1997 में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 95 है, एड्यू सेट का पूरा नाम है। तो यहीं इसके नाम में ही इसका पूरा नाम छुपा हुआ है। एड्यू का मतलब होता है एजुकेशन और सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। तो एजुकेशनल सैटेलाइट जो होता है वह इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल सेटअप लिखा है, गलत है। एजुकेशनल स्टार्टअप लिखा है, गलत है। एजुकेशनल सैटेलाइट ये सही लिखा हुआ। ठीक, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 96 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। आईसीटी का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, आ वा बा दोनों में। तो देखिए आईसीटी का प्रयोग आपको पता है कि शिक्षक शिक्षण में भी करता है, यानी कि टीचर पढ़ाने में भी करता है, और कोई किसी चीज को सीखना चाहता है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, सीखना। जैसे अभी आप कंप्यूटर विषय को सीख रहे हो तो इसमें आपका आईसीटी जो है वह मदद कर रहा है। जैसे आप अभी यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ पा रहे हो, तो ये अधिगम कार्य में आपका यूट्यूब मदद कर रहा है, आईसीटी मदद कर रहा है। और अगर क्लास में कोई टीचर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, नया सिखाना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भी जो है वह आईसीटी शैक्षिक कार्य में मदद करता है। तो इस तरीके से आ व बा दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व शिक्षण कार्य में भी है और अधिगम कार्य में भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में या उपर्युक्त सभी में। तो अभी मैंने आपको बताया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है वह देखिए शिक्षक के प्रशिक्षण कार्य में भी सहायक है। अब कोई अध्यापक बन गया है तो
उसका भी प्रशिक्षण अगर आपको कराना है, या आप मान लीजिए आप लोग भावी अध्यापक हैं, तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग चल रहा है, जो कोर्स आप लोग कर रहे हो डीएलएड, तो इसमें भी तो देखिए आपका जो आईसीटी है वह सहयोग कर रहा है आपके जो पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस, उसको पढ़ने में, और कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है स्कूल में जाकर के, इसमें भी आईसीटी आपको मदद करता है। ये सारी चीजें भी हम लोग बताते रहते हैं आप लोग को, और लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में। तो कहीं भी देखिए, प्रदेश में सरकार हो या प्रशासन हो, ये दोनों लोग जो है मिल के डिसाइड करते हैं लक्ष्यों को, कि विद्यालयों का मेनली सरकार करती है कि विद्यालयों का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है इस समय, ठीक है। तो इसमें भी आईसीटी मदद करता है, और पृष्ठ पोषण में भी आईसीटी मदद करता है। तो यहाँ पे सभी सही है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं को संग्रहण करने में, परीक्षक के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम में जो भी टीचिंग लर्निंग का जो काम होता है उसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका है। तो देखिए, कुछ चीजें जो है वह आप कंप्यूटर से खुद ही सीख सकते हैं, तो शिक्षक के रूप में, और सूचनाओं को संग्रह करने के रूप में, और परीक्षक के रूप में, आप कोई टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसके रूप में भी जो कंप्यूटर है वह अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 99 है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह करना, मेमोरी जिसे हम लोग बोलते हैं, तथ्य प्रक्रियाकरण, और सूचना प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा में जो कंप्यूटर है वह आपका सिलेबस हो या कोई भी जानकारी उसको मेमोरी में स्टोर रखता है, और तथ्य जो भी होते हैं उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रक्रियाकरण उसकी जो भी होती है वह करता है, और सूचना प्रस्तुतिकरण जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रेजेंट करता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 100 है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। स्मार्ट क्लासेस के क्या लाभ हैं, यह आपको यहाँ पे चुनना है। रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। तो देखिए, स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है, जानकारी तो वही दी जाती है, लेकिन एक अच्छे ढंग से विजुअल के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस में जानकारी दी जाती है, और नई जानकारियों को जल्दी से साझा किया जा सकता है स्मार्ट क्लासेस के द्वारा, ठीक है। तो इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरीके से काम करना है, ये होता है रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा का मतलब यही है कि कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सको। तो स्मार्ट क्लासेस के द्वारा ऐसी शिक्षा को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और विद्यालयी हलचल से छुटकारा मतलब कि एक जो बहुत सारा शिक्षक को समझाने में और बच्चों को इकट्ठा करने में जो कार्य करना पड़ता है, और बच्चों को शांत रखने में जो व्यवस्था बनाने में जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वह स्मार्ट क्लासेस में जब रोचक ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वह हलचल जो होती है, जो शोर होता है, वह खत्म होता है। और इसके बाद देखिए, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। अब सेक्स एजुकेशन और अपने जो ह्यूमन बॉडी है उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं, यह साझा कर पाना स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बता पाना आसान होता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी है, जिससे ना उनका शोषण हो पाए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह उससे डट के मुकाबला कर पाएं और उससे छुटकारा
पा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 101 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है टेलीविजन, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह या उपयुक्त सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दूर सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब होता है लोगों का मेलजोल, और यही सम्मेलन जब दूर से होता है तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अब यह एक मार्गी भी होता है और द्विमार्गी भी होता है, और इसमें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है साधन कौन कौन से हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में साधन आपका टेलीविजन भी होता है, और वीडियो टेक्स्ट भी होता है, और उपग्रह का तो इस्तेमाल होता ही, आपको पता ही कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के जो साधन हो जाएंगे यह सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। संचार प्रौद्योगिकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, आ बा दोनों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा जो विषय प्रवेश है इसको स्पष्ट करने के लिए जो विषय में समाकलन है, मतलब विषय में जो जो चीजें हैं उनको, और विषय विशेष के मूल्यांकन को, कैसे इसका मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे विषय को पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, इन दोनों का जो है वह जो प्रयोग होता है वह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा आ व बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 103 है, रेडियो संचार का कैसा साधन है? दृश्य है, श्रव्य है, आ बा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो आपको पता है, रेडियो पे केवल आप बातों को सुन पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो कैसा साधन हो जाएगा? श्रव्य मतलब सुनने वाला। ठीक, अब इसके बाद देखिए 104, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार से सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, या आ व बा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी शिक्षक के व्यावसायिक विकास में इस तरीके से सहायता करता है कि वह अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में भी शिक्षक की सहायता करता है, और शिक्षण विधियों के भी प्रयोग में। ठीक है, तो जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसका जो सामग्री होता है, आपको पता है आप लेसन प्लान बनाते हो, और किस तरीके से उसको प्रयोग करना है, ये सारी चीजें, और साथ ही किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षण विधियां कौन सी प्रयोग में लानी है, इसमें भी सहायक होता है। तो आ बा दोनों यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 105 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, या अभिलेखीकरण में, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए अभी आपने देखा बिल्कुल कंप्यूटर का इस्तेमाल और आईसीटी का जो प्रयोग है वह परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी किया जा सकता है। ऑनलाइन देखिए आजकल परीक्षाएं होती हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, आपको पता है, तो परीक्षाओं के मूल्यांकन में आसानी होती है, और पाठ्यक्रम के निर्माण में, और उसका अभिलेखीकरण मतलब जो भी लेखा जोखा रखना उसमें भी। तो ऑप्शन द हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106 है, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? कौन सा दृश्य उपभाग नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, या रेडियो? तो कौन सा दृश्य नहीं है? आप समझ गए, रेडियो जो है वह दृश्य नहीं है। इंटरनेट में भी आप देखते हैं, कंप्यूटर में भी देखते हैं, वीडियो में भी देखते हैं, तो इस तरीके से रेडियो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 107 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित रखने में सहायक, या उपयुक्त सभी?
तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में जब उनका ध्यान लगा रहेगा तो वह नियंत्रित रहेंगे। इसके बाद दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको आप तुरंत मौखिक रूप से उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से किसी फिल्म या वीडियो के माध्यम से दिखाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता ही है, क्योंकि कोई भी विजुअल होता है वह ध्यान केंद्रित करता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 108 है, डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा माइनिंग, माइनिंग से ही आप समझ पा रहे हैं माइनिंग का मतलब क्या होता है, खनन। तो ये डेटा माइनिंग का अर्थ हो जाएगा उस डेटा का खनन, ये नहीं, आप समझिए कि उस डेटा को प्रोसेस करना और उससे कुछ जानकारी निकालना, ये होता है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग का जो सिंपल मीनिंग आप समझिए कि बड़ा कोई डेटा है, ठीक है, तो मान लेते हैं पूरे एक शहर का डेटा है, उसमें से आपको निकालना है कि कितने लोग 20 वर्ष से कम है, मतलब कोई डेटा दिया हुआ है उससे नई जानकारी निकालना, नए पैटर्न निकालना, ठीक है, कितने लोग, मतलब पूरे शहर का डेटा है, कितने अभी स्कूल जाने वाले लोग हैं, कितने स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं, कितने लोग स्वयं का उद्यम करने वाले लोग हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सारा नई नई चीजें निकालना किसी डेटा से, तो ये होता है डेटा माइनिंग, ठीक है। अब इसे आप यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, अब डेटा का खनन आप कह लीजिए या डेटा आंकड़ों का मूल्यांकन कह लीजिए, आंकड़ों का खनन आप कह लीजिए या आंकड़ों का मूल्यांकन, ठीक है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया है वह आंकड़ों का खनन दिया है, ठीक है, जबकि आंकड़ों का मूल्यांकन भी हो सकता है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में जो आपको सटीक लगे वह आप लगा सकते हैं। ऑप्शन बा लगा देते हैं, आंकड़ों का खनन, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 109 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बाज हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 110 है, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है कहाँ पे? जो दूरदर्शन के द्वारा चलाए जाने वाले टीवी टावर्स हैं उसमें सबसे ऊंचा अगर आप देखेंगे तो वह रामेश्वरम का टावर है। रामेश्वरम का, जो रामेश्वरम का टावर है वह 1060 फीट का है। उसके बाद आता है मुंबई का, मुंबई का जो टीवी टावर है दूरदर्शन का वह 984 फीट का है। और उसके बाद आता है दिल्ली का जो कि 771 फीट का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो ऑप्शंस में दिए हैं उसमें हाईएस्ट हमें चुनना हो तो वह आएगा मुंबई का, ठीक है। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 111 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है डीवीडी। डीवीडी का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वह आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्शन आ जो यहाँ पे है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 112 है, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है इंटरनेट का जो प्रयोग है वह आजकल हर जगह होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113 है, दूरदर्शन के प्रकार हैं शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो दूरदर्शन के प्रकार हैं आपको पता है शैक्षिक और शैक्षणिक दूरदर्शन होता है और अनौपचारिक भी दूरदर्शन होता है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 114 है, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक दूरदर्शन के प्रयोग से ये सभी चीजें होती है, शिक्षा में सामाजिक समानता होती है, एक तरीके की शिक्षा सबको मिलती है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि वह खुद से सीख पाए, और
प्रभावशाली शिक्षकों का प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षक अपने काम में बिल्कुल निपुण है, बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा को डिलीवर कर पाते हैं, एजुकेट कर पाते हैं, उन सभी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 115 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं एजुकेशनल टीवी। तो ऑप्शन शाह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 116 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की जब गणना करनी होती है तो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भौतिक राशियां जैसे जो तापमान है, आपको पता है कि वह एनालॉग से ही मापा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 117 है, आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का पूरा नाम होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन सा में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 118 देखिए आप, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं। लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैंकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, या ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी जो धोखे होते हैं वह लुभावने ऑफर से आपको देखने को मिल सकते हैं, या क्रैंकिंग से संबंधित, या हैकिंग से संबंधित। इन सभी से संबंधित जो है वह धोखेबाजी की जाती है ऑनलाइन। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना होता है ऑनलाइन। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या कहीं पे कोई ओटीपी बता रहे होते हैं, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया एक वेबसाइट है और जिसपे आपको विभिन्न विभिन्न चीजों, देशों के बारे में, किताबों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में और वस्तुओं के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो यह एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन आज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि यह क्लास जो है वह आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में कम से कम 5 खास मित्रों में तो यह आप क्लास को शेयर ही करना है, और सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पे शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन घंटी, जिसपे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक करके, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर की बिल्कुल बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, आप सभी जो विषय हैं उनको हमने पढ़ा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको कम समय में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है, बिना किसी रुकावट के, और सभी चीजों का लाभ प्राप्त करना है, आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए, इस राजन पवन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, और आपको टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर को सीखना है और उसको साथ साथ उसको टेस्ट भी देना है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान इंटरेक्टिव टेस्ट होते हैं आपके। तो इस तरीके से अगर आपको सारी चीजें प्राप्त करनी है तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। जो भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हैं 7705 95 45 49, यह नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।